जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो उसमें एक फाइनेंशियल गोल ऐसा है जो कि सबके लिए कॉमन है और हर व्यक्ति को इस गोल के बारे में सोचना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हर इंडिविजुअल को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग समय रहते हुए करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते सब हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप प्लान करेंगे, जितनी जल्दी इस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतनी ही आपको आसानी होगी समय पर अपने रिटायरमेंट के लिए पूंजी जुटाने में। हर व्यक्ति चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके काम से रिटायर हो जाएं, ताकि जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय किया जा सके, अपने हिसाब से जिया जा सके। रिटायरमेंट प्लानिंग में दो फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि आपको डिसिप्लिन वे में रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करना है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में या ऐसी स्कीम्स में करना है जहां पर आपको इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न मिल सके, ताकि रिटायरमेंट के लिए एक वक्त पर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट इकट्ठा हो जाए। यह पैसा इतना होना चाहिए कि एक समय के बाद इस पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए, यानी कि आपको जो रेगुलर इनकम की जरूरत होगी वो आपने जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा किया है उस पैसे से वो जरूरत आपकी पूरी होगी, यानी कि आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। लेकिन कैसे करें प्लानिंग ताकि आपको ये मालूम चले कि जितना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो पूरी जिंदगी के लिए सफिशिएंट रहेगा और कितना पैसा आपको इकट्ठा करना होगा। तो पहले एक्सेल में मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, उनको एक जगह पे आप नोट करें। तो एक्सेल में आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने कुछ कॉमन जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहां पर लिखा है। तो लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि घर में ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये कॉमन चीज होती है जिसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, जिस पे आप खर्च करते हैं। क्लॉथिंग है या लॉन्ड्री वगैरह है, वो सब खर्चे होते हैं। उसके बाद में आप लीजर एंटरटेनमेंट, चाहे वो वेकेशन हो, हॉलीडेज हो, मूवीज है, कॉन्सर्ट्स हैं, बुक्स है, केबल टीवी, ओटीटी, इन सब के लिए आप खर्च करते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप गिफ्ट वगैरह है या फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं, ये भी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं हर महीने या रेगुलरली। यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, इंटरनेट का बिल पे करना है, ये सब बिल, या कुकिंग गैस, घर में चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर पाइप्ड गैस हो, गैस का बिल, ये भी आपकी यूटिलिटी में आता है। उसके बाद आपके पास नई गाड़ी है तो उसके लिए रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, कार का इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस, ये सब खर्चे होंगे। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ओला, उबर, इस तरह से आप कैब यूज करते हैं तो उसका भी एक्सपेंस होगा। ये भी आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका एवरेज एक्सपेंस कितना है। हो सकता है पार्किंग चार्जेस भी पे कर रहे हो। ये सब एक्सपेंस अब ध्यान में रखें कि जब आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आज कितना एक्सपेंस इन चीजों पे आप करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की स्कूल फीस, कोचिंग फीस, बच्चों की बुक्स, ये सब कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। स्टेशनरी वगैरह जो भी है, ये भी सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके लोन का रीपेमेंट, लोन होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। होम अप्लायंसेस बाय करने के लिए भी कई बार लोग लोन लेते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो सकती है जिसको आप रीपेमेंट करना चाहेंगे, या फिर पर्सनल लोन। तो इस तरह से लोन का रीपेमेंट ये भी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस का एक पार्ट है। तो इस तरह से जब आप सारे एक्सपेंसेस अपने नोट डाउन करेंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं कि भविष्य में इनमें से आपको किन किन एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए इसको अगर आप टोटल करते हैं तो आपकी ईएमआई को मिलाकर या बच्चों की एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको सब ऐड करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए है। क्योंकि मेट्रोज में 1 लाख रुपए बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं होता है,
यहां पर खर्च ज्यादा होते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचेंगे 1 लाख पर मंथ का एक्सपेंस बहुत बड़ा है। मुंबई जैसी सिटी में यहां पर, क्योंकि अगर आप होम लोन की बात करें तो यहां एक 1 बेड हॉल किचन, जिसको हम 1 BHK कहते हैं, वो भी लगभग 1 करोड़ रुपीस का आता है। तो 1 करोड़ रुपए का घर अगर कोई ले रहा है तो 70 लाख 80 लाख का उस पर लोन ले लेते हैं। तो ऐसे में 1 लाख कहना तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा एक्सपेंस है। लेकिन आप अपने हिसाब से आपका जो भी एक्सपेंस है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लोन की EMI पे कर रहे होते हैं, बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका मंथली एक्सपेंस काफी ज्यादा होता है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट की बात करेंगे तो रिटायरमेंट के समय तक, उस वक्त तक बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, तो शायद उनके जो खर्च हैं एजुकेशन पर, वो आपको रिटायरमेंट के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से उस वक्त तक आपके लोन की EMI भी पूरी हो जानी चाहिए। तो आपको फ्यूचर में ये EMI पे करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपका आज टोटल एक्सपेंस 1 लाख रुपीस का है, तो आपको देखना होगा उसमें से हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, मेडिसिन के एक्सपेंसेस, कपड़ों का खर्च, ग्रोसरी का खर्च, ये ऐसा खर्च है जो कि आज भी है और भविष्य में रहने वाला है। तो इस तरह से जब आप एक्सेल में अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे तो उसमें से ये जो एक्सपेंसेस हैं जिनकी आपको रिटायरमेंट के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो आपको मालूम चलेगा कि जो जरूरी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल 1 लाख नहीं है, बल्कि 50,000 रुपए है या 60,000 रुपए है। मतलब कि ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। और एक बार आपको ये पता चल गया कि आज की डेट में आपका जो जरूरी एक्सपेंस है वो कितना हो रहा है, तो आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर देता हूं। फाइनेंशियल अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए हमारी वेबसाइट है optimamoney.com। इस optimamoney.com पे मैं रेगुलरली आर्टिकल पोस्ट करता रहता हूं और यहां पर हमने कुछ कैलकुलेटर्स भी अपलोड किए हुए हैं। ये कैलकुलेटर्स बहुत ही यूनिक कैलकुलेटर्स हैं। ये कोई आम कैलकुलेटर यहां पर अपलोड नहीं किए हैं। तो आप एक एक करके सभी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं रिटायरमेंट की, तो हम यहां पर रिटायरमेंट के कैलकुलेटर पर फोकस करेंगे। ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल और कैलकुलेटर्स यहां पर ये टैब दिए गए हैं। कैलकुलेटर्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इस पेज पर चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। यहां पर मैं मेरा नाम इनपुट करता हूं और उसके बाद ईमेल आईडी info@optimamoney.com और मोबाइल नंबर, यहां पर मैं अपना, आपको पता है कि आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, तो अपना नंबर, मोबाइल नंबर स्पेशली कहीं पर पब्लिक में शेयर करना सेफ नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक 9999 मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। आई ऑथोराइज, यहाँ पर शायद ये 9 डिजिट ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसने खुद अलर्ट किया कि मोबाइल नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है। गेट स्टार्टेड। तो अब पहली बात, हाउ ओल्ड आर यू। मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 30 ईयर्स। मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि यंग एज में प्लानिंग करनी चाहिए और मैंने भी अपनी प्लानिंग प्रॉपरली की हुई है, लेकिन यहां पर मैं 30 ईयर्स की एज डालता हूं और रिटायरमेंट कब होना है, तो जल्दी रिटायर होने की प्लानिंग करते हैं। 55 ईयर्स में रिटायर हो जाना है काम से, ताकि उसके बाद में जिंदगी एंजॉय की जा सके अपने हिसाब से। आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, यह मैंने एक्सेल में बताया था कि जो जरूरी एक्सपेंसेस हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये एक्सपेंस लिया, 30 इयर्स की एज है, यंग एज है, तो हम एक्सपेंस थोड़ा सा यहां पर कम लेते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपीज पर मंथ का एक्सपेंस यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। मैंने वहां पर वैसे आपको 1,50,000 की बात की थी, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैं मानता हूं कि आपका जो जरूरी एक्सपेंस है वो सिर्फ 30,000 रुपीज का है। ये तो जब आप एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इन्फ्लेशन 7% ले लेते हैं। हालांकि देखिए एजुकेशन में
इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, बट यहां पर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लॉन्ग टर्म में हम एक जनरल इन्फ्लेशन 7% एज्यूम करके चलते हैं। तो हमें यहां पर अपना फ्यूचर में यदि आज 30,000 रुपीज का एक्सपेंस होता है 30 ईयर्स की एज में, तो 55 ईयर्स की एज में यह एक्सपेंस हो जाएगा 1,62,823 रुपीज पर मंथ, यानी कि 30,000 रुपया आज का उस वक्त 1,63,000 के आसपास होगा। और दोस्तों, ये जो एक्सपेंस है ये सिर्फ जब 55 ईयर्स की एज होगी उस वक्त होगा, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है और हर साल ये एक्सपेंस महंगाई दर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना है कि इन्फ्लेशन भी होगा और साथ ही जो पैसा आपने इकट्ठा किया है रिटायरमेंट के वक्त, उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे के ऊपर रिटर्न भी आपको मिलेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेट करना है कि रिटायरमेंट के वक्त, इस उदाहरण में हमने देखा कि 55 ईयर्स की एज में हमें पूरी पूंजी जुटानी है, तो उस वक्त कितना पैसा होना चाहिए। और मैंने यहां पर रिटायरमेंट के बाद यह सोचते हुए कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो 8% का रिटर्न यहां पर एज्यूम किया है। और दोस्तों, 8% पोस्ट टैक्स रिटर्न पाने के लिए आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस वक्त भी। तो अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट स्टेप पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है वो क्या एज्यूम करके चल रहा है कि कितनी एज तक वो जीवित रहेगा। इसको हम एज्यूम ही कर सकते हैं, बाकी किसी को पता नहीं होता है कि जिंदगी कितनी लंबी और कितनी बड़ी है। लेकिन आजकल क्योंकि मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और क्योंकि यदि आप 30 साल की उम्र में ये प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप 80-90 ईयर्स के होंगे उस वक्त मेडिकल साइंस और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होगी और शायद आप 100 साल से भी अधिक आसानी से जी सकते हैं। लेकिन आज के हिसाब से फिर भी मैं प्लानिंग अगर करूं, यहां पर अगर 55 ईयर्स में रिटायर होते हैं और हम यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स की एज्यूम कर लेते हैं, और रिटायरमेंट से पहले जिस वक्त पर आप पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त, क्योंकि मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो उस हिसाब से मैं यहां पर एवरेज 12% का रिटर्न एज्यूम करके चल रहा हूं। तो यदि हमने 90 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 12% का रिटर्न प्री रिटायरमेंट, 8% पोस्ट रिटायरमेंट और इन्फ्लेशन हमने 7% एज्यूम किया है, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपको 5,83,91,580 यानी कि रफली 6 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए जुटाने आसान नहीं है, ऐसा डेफिनेटली आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो 6 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए जुटाने भी आसान है। उसकी वजह यह है कि अगर 30 साल का कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है तो 55 ईयर्स की एज तक कई बार इनकम बढ़ेगी, आपके प्रमोशन होंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी, तो रेगुलरली सैलरी इंक्रीमेंट, इनकम इंक्रीमेंट थ्रू बिजनेस, और जब जब प्रमोशन होंगे, बिजनेस एक्सपांशन होंगे, तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपनी इनकम को समय के साथ बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहेंगे। इस हिसाब से 6 करोड़ रुपए जुटाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप डिसिप्लिन वे में स्मार्ट तरीके से ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको अट्रैक्टिव मिल सके। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बारी आती है कि जो पैसा मुझे इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए, यानी कि 5,83,91,000, इसको हम कैसे प्लान करें। यहां पर पहला सवाल है, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट समथिंग इन लंप सम राइट नाउ। हो सकता है कि आपने कुछ पैसा पहले से इकट्ठा किया हो, जिस पैसे को आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहां पर आप इसको यस या नो कर सकते हैं।
यदि यस है तो मैं यहां पर एक अमाउंट कंसिडर करता हूं 5 लाख रुपीस की। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू ऑलरेडी सेव्ड समथिंग फॉर रिटायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि 30 साल की उम्र होने तक कुछ रिटायरमेंट प्लान या फिर एनपीएस वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई है उसको हम यहां पर इनपुट कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो आप सिंपली इसको नो कर दीजिए, लेकिन यदि यस करना है तो यहां पर आप कोई अमाउंट इनपुट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहां पर भी 5 लाख रुपीस ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गए हैं रिटायरमेंट के लिए। यदि आप यंग एज में प्लानिंग करते हैं रिटायरमेंट की तो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, क्योंकि यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो ईयर आफ्टर ईयर आपकी इनकम बढ़ेगी। आपका जब भी प्रमोशन होगा तब इनकम और भी ज्यादा बढ़ेगी। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस ग्रोथ होगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी इनकम हर साल 10% से बढ़ रही है और उसी हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल बढ़ाते रहेंगे। कई बार सवाल आता है कि क्या हर साल 10% से इनकम बढ़ती रहेगी? तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लाइफ में 1-2 साल ऐसे जाएं जहां पर इंक्रीमेंट ना लगे। कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर आप इन जनरल बात करें तो जिस हिसाब से यंग एज में आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट होते होते आपकी इनकम कई गुना बढ़ चुकी होती है, क्योंकि प्रमोशन होते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं, तो इस हिसाब से 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। तो अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहां पर मुझे मेरा उत्तर मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि जो पूंजी मुझे जुटानी है रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए 8040 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं। और दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन इस हिसाब से की है कि पहले साल में हर महीने ये अमाउंट इन्वेस्ट होगा और अगले साल इस अमाउंट को 10% से बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर इस अमाउंट को 10% से आप बढ़ाते रहेंगे। तो यदि आप 30 साल की उम्र में ये स्टार्ट करते हैं तो 55 ईयर्स की एज में आपके पास एडिक्वेट मनी होगी कि आप काम से रिटायर होकर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रिटायरमेंट प्लानिंग? मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.